हेलो एवरीवन, दिस इज सी एम मुकुल केडिया। यू ऑल आर वेलकम टू द जीएसटी क्रैश कोर्स। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट्स अंडर जीएसटी एंड टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। तो पेमेंट अंडर जीएसटी की प्रोविजंस है सेक्शन 49 टू 53 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट और रूल 85 टू 88 ऑफ सेंट्रल जीएसटी रूल्स। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी से पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी में हर एसएससी के, हर नॉर्मल एसएससी के जो इनपुट लेता है और आउटपुट इनपुट यूज करता है और आउटपुट कलेक्ट करता है और नेट में टैक्स पे करता है, उसके तीन जीएसटी लेजर होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो ये लेजर एक तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट की तरह है। जैसे आपका सपोज बैंक में सेविंग अकाउंट है, अगर आपके पैसे डिपॉजिट होते हैं तो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो बुक्स में एंट्री डेबिट करते हैं बैंक अकाउंट को, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट क्रेडिट होती है। सिमिलरली जीएसटी में अगर आपको जीएसटी जमा कराएंगे तो आप अपने बुक्स में जीएसटी डेबिट करेंगे, लेकिन जीएसटी कैश लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट होगा। मतलब अगर आपको कुछ पैसे लेना है गवर्नमेंट से तो वो अमाउंट इन लेजर्स में क्रेडिट होगा। सिमिलरली अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है तो वो अमाउंट इन लेजर्स में डेबिट होगा। तो अब हम नॉर्मल एसएससी हर महीने दो रिटर्न भरता है, नॉट हर महीने बट दो रिटर्न भरता है, कई बार मंथली और कुछ क्वार्टरली भी। एक तो जैसे जीएसटी आर वन और एक होती है जीएसटी आर थ्री बी। जीएसटी आर वन में तो खाली सेल्स की डिटेल होती है, इनपुट का कुछ उसमें नहीं जाता, ना कोई टैक्स की पेमेंट होती। टैक्स की पेमेंट होती है जीएसटी आर थ्री बी के थ्रू। जीएसटी आर थ्री बी में सेल्स की फिगर भी देता है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के ऊपर कितना जीएसटी पे करना है वो डिटेल भी जाती है, कितना इनपुट लिया उस महीने वो डिटेल भी जाती है, और टैक्स की कैसे पेमेंट करी वो डिटेल भी जाती है। तो ये जो भी मेरे लेजर्स हैं, तीनों लेजर्स, ये मेरे जीएसटी आर थ्री बी के थ्रू मूव करते हैं, जीएसटी आर वन से इनका कोई लिंक नहीं है। तो सपोज मैंने कोई जीएसटी की रिटर्न भरी, जीएसटी आर थ्री बी भरी, उसमें मैंने सेल्स के ऊपर आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी दिखा दी 1 लाख रुपीज़। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ की मैंने लायबिलिटी दिखाई है मेरे को गवर्नमेंट को पे करनी है, तो मेरे लायबिलिटी लेजर में डेबिट हो जाएगी। अब मैंने उसमें नीचे लिख दिया कि मैंने इनपुट लिया उस महीने 80,000 का, तो जो मैंने आईटीसी लिया अपने थ्री बी में वो मेरे क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 80,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। और फिर नेट में मैंने 20,000 रुपीज़ का जीएसटी पे कर दिया। तो जो मैंने जीएसटी पे किया है वो उसके लिए मेरा कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें 20,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो रहे हैं, लायबिलिटी लेजर में 1 लाख डेबिट है, क्रेडिट लेजर में 80,000 क्रेडिट है और कैश लेजर में 20,000 क्रेडिट है। लेकिन जीएसटी में काफ़ी अलग फीचर जो पहले एक्साइज वैट किसी में नहीं था, इसमें है कि लायबिलिटी कभी भी ऑटोमेटिकली पेमेंट ही नहीं होगी। हमें बताना पड़ेगा कि हम क्रेडिट से पे कर रहे हैं और कैश से पे कर रहे हैं और किससे कितना पे कर रहे हैं, हमें वो उसकी एक एंट्री डालनी पड़ेगी पोर्टल पे। तो मैं जीएसटीआर थ्री बी में मेरे पास एक ऑफसेट लायबिलिटी का ऑप्शन होता है, उस टाइम पे मैं डालूंगा कि 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है, 80,000 क्रेडिट से, 20,000 कैश से। तो 20,000 जो मैंने कैश यूज़ किया उससे मेरा कैश लेजर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पहले जमा कराए थे तो क्रेडिट हो गया, मैं उस बैलेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो डेबिट हो जाएंगे। 80,000 जो मेरे क्रेडिट लेजर में थे वो भी मेरे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मैं यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट के लिए। और जो मेरा लायबिलिटी लेजर है उसमें ये दोनों अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, 20,000 कैश वाली और 80,000 क्रेडिट वाली। तो मेरा क्या हो गया कि ये लेजर भी जीरो हो गया, कैश लेजर भी, 20,000 क्रेडिट था, 20,000 डेबिट हो गया। सिमिलरली क्रेडिट लेजर भी जीरो हो गया और लायबिलिटी लेजर भी जीरो हो गया। 1 लाख डेबिट किया था और 80 और 20 1 लाख रुपीज़ अगेन मैंने क्रेडिट कर दिए। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म हमें समझना जरूरी है। तो जी कैश लेजर क्या हो गया, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो कैश लेजर में जो जीएसटी में जमा करा रहा हूँ उससे टैक्स कैश लेजर क्रेडिट होगा, फिर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूँ उससे कैश लेजर डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई रिफंड फाइल कर दिया, कैश लेजर में सपोज मेरा कुछ बैलेंस पड़ा है, मैंने उसका रिफंड फाइल कर दिया तो कैश लेजर उतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने टैक्स के अलावा और कुछ पे कर दिया, जैसे इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, लेट फीस कुछ भी पे करी, तो उससे कैश लेजर क्रेडिट हो जाएगा। और एक टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस जब मैं क्लेम करता हूँ तो उससे भी मेरा कैश लेजर क्रेडिट होता है। ये टीडीएस टीसीएस हम इसी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ये जैसे इनकम टैक्स में होता है कि आपने कोई मटेरियल सेल किया, उसके ऊपर वेंडर ने आपको पेमेंट करते टाइम आपका टीडीएस काट लिया, तो जो टीडीएस मेरा काटा है उसका मेरे को क्रेडिट मिलेगा जीएसटी की रिटर्न में, और वो अमाउंट मेरी चली जाएगी कैश लेजर में। तो टीडीएस का जो मेरा कटा है वो भी मेरे कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्रेडिट लेजर की बात करूं तो जो मैंने आईटीसी लिया उससे क्रेडिट हो गया और जो आईटीसी यूज़ कर लिया उससे डेबिट हो गया। उसके अलावा अगर मैंने कोई रिफंड फाइल किया तो डेबिट हो जाएगी अमाउंट, और रिफंड रिजेक्ट हो गया तो फिर वो वापस क्रेडिट होकर वापस क्रेडिट लेजर में अमाउंट आ जाएगी। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली पेड। ये एक नई अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर, तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि सपोज मेरे को टैक्स 1 लाख रुपीज़ टैक्स पे करना था, लेकिन मैंने 1,20,000 का टैक्स पे कर दिया, और जो मैंने पेमेंट करी है वो क्रेडिट लेजर को यूज़ करके पेमेंट करी है।
तो मैंने 20,000 एक्स्ट्रा जो मैंने पे कर दिया उसका रिफंड फाइल किया। गवर्नमेंट ने मेरा रिफंड अगर दे दिया, एलिजिबल रिफंड बनता था और गवर्नमेंट ने रिफंड दे दिया, तो जो मेरी रिफंड की अमाउंट है वो मेरे क्रेडिट लेजर में आएगी। कौन सी? अगर मेरा जो एक्सेस टैक्स पेमेंट करी है वो क्रेडिट लेजर को यूज करके करी गई थी, जो उसका रिफंड आएगा वो भी क्रेडिट लेजर में ही आएगा। फिर तीसरा है लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी लेजर में जो आप लायबिलिटी रिटर्न में शो करोगे वो डेबिट होगी। कोई लायबिलिटी या डिमांड ऑफिसर ने निकाली वो भी डेबिट होगी। कोई इंटरेस्ट पे करना है वो भी डेबिट होगा। और लायबिलिटी की जब आपने पेमेंट कर दी, चाहे कैश लेजर हो या क्रेडिट लेजर हो, वो क्रेडिट हो जाएगी। और अगर डिमांड कोई सी अपील में कम हो गई तो फिर वो भी लायबिलिटी लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। अब इन तीनों लेजर्स को हमें टाइम टू टाइम मैच करना कम जरूरी है। ऑडिट का भी या अकाउंटिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा। और अगर कुछ भी डेफिशिएंसी है इन किसी भी लेजर में, तो असेसी को गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है पीएमटी 04 में। और कैश लेजर या क्रेडिट लेजर, इसमें अगर कुछ आपका एक्सेस बैलेंस बचा है तो आपको रिफंड मिल सकता है। उसके लिए रिफंड के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे सेक्शन 54। और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ये उन हर ट्रांजेक्शन का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा पोर्टल पे। ये पोर्टल अपने आप हर ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन नंबर एक जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन होता है पीएमटी 05 में। जब हम टैक्स जमा कराते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, और अगर हम लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं तो फिर ये डेबिट हो जाता है उसमें से। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चार मेजर कोड हैं। इन सभी लेजर में चार मेजर कोड हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होगा कई अगर यूनियन टेरिटरी है तो। और हर मेजर कोड में 5 माइनर कोड हैं: टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। तो टोटल आपके चार मेजर कोड, 5 माइनर कोड, मतलब आपके 20 हेड्स हो गए जिसमें आप टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और कैश लेजर को आप किसी भी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। सपोज मेरे को रिवर्स चार्ज का जीएसटी पे करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, कंपोजिट लेवी का करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ भी पे करना है, कैश लेजर को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। और कैश लेजर में अमाउंट डालने के लिए जो अगर मेरे को जीएसटी पे करना है तो चालान के थ्रू पे होगा। चालान होता है पीएमटी 06 में। और ये चालान हमेशा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जनरेट करना कंपलसरी है। अगर मैं पोर्टल से चालान जनरेट नहीं करूंगा तो उस चालान की जीएसटी साइट पे कोई वैलिडिटी नहीं है। तो टैक्स पेमेंट करने के चार ऑप्शन हैं: या तो एनईएफटी आरटीजीएस कर दो, या नेट बैंकिंग से, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, या फिर ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब नेट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही। इसमें आप कैश से कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, या डीडी से कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से। लेकिन इसकी गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी, 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड। लेकिन ये ओटीसी का भी जो चालान है ये भी मेरे को ऑनलाइन पोर्टल से ही जनरेट करना है। अब ये तीन केसेस हैं जहाँ पे 10,000 की लिमिट नहीं लगेगी अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, या फिर अगर कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर रखी चल रही है तो उस केस में अगर कोई इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी अगर अटैच कर दी तो उस केस में कोई टैक्स जमा कराना है वो भी ओवर द काउंटर हो सकता है। और सिमिलरली अगर इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट में कुछ जीएसटी जमा कराना है तो वो भी ओवर द काउंटर कितना अमाउंट हो सकता है। और जैसा मैंने पहले बताया था, जो भी मेरे को टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट लेना है, मतलब जो डिडक्टी है जिसका टीडीएस या टीसीएस कट रहा है, वो भी सारा क्रेडिट कैश लेजर में मिलेगा। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको कोई जीएसटी पेमेंट कराना है उसका, तो उसके लिए डिपार्टमेंट एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू चालान पेमेंट कराएगा उसकी। और एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है लास्ट, अभी रिसेंटली आई है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। जैसे मैंने बताया कि कैश लेजर में 20 कोड्स हैं टोटल, चार मेजर कोड और हर मेजर कोड में 5 माइनर कोड्स। तो कई बार क्या होता है कि टैक्स गलत हेड में जमा हो जाता है, या फिर हमारे किसी हेड में बैलेंस पड़ा है हमें दूसरे हेड में यूज करना है। तो उसके लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं था। अभी तक था कि जिस हेड में गलत जमा हो गया उसका रिफंड फाइल करो और पुराने जिसमें जमा कराना है उसमें टैक्स पे करो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये पीएमटी 09 का एक फॉर्म लेके आ गई, जिससे आप किसी भी मेजर हेड में किसी भी माइनर हेड में टैक्स का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो इन द कैश लेजर। ये क्रेडिट लेजर में ये फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी खाली कैश लेजर में है। तो जिस जैसे सपोज मैंने सीजीएसटी के टैक्स से एसजीएसटी की फीस में कुछ पेमेंट करी, तो सीजीएसटी के टैक्स में तो ये अमाउंट माना जाएगा रिफंड लिया मैंने, और एसजीएसटी की फीस में मान लिया जाएगा कि मैंने डिपॉजिट करा दिया। और ये पीएमटी 09 के थ्रू पेमेंट अलाउड है। दूसरा मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो मैं जीएसटीआर 3B में आईटीसी लेता हूँ सेल्फ असेस्ड बेसिस पे, उससे क्रेडिट होता है अमाउंट, और जो मैं पेमेंट के लिए यूज करता हूँ उस टाइम डेबिट हो जाता है। इसमें कोई माइनर कोड नहीं है, खाली मेजर हेड कोड है, खाली टैक्स का एक कोड चलता है और चार मेजर कोड है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। और खाली टैक्स का कॉलम है, इसमें कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस कुछ भी नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से खाली आप आउटवर्ड सप्लाई की जीएसटी की पेमेंट कर सकते हो, रिवर्स चार्ज की जीएसटी की पेमेंट भी इससे नहीं हो सकती। फिर तीसरा है लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी लेजर में जो भी मेरे को लैब टैक्स जमा कराना है, चाहे रिटर्न का हो चाहे ऑफिसर ने डिमांड रेज करी हो, सारी लायबिलिटी लेजर में डेबिट होंगी। और टीडीएस, टीसीएस, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन, ये चारों टैक्स
मेरे कैश लेजर से यूज होंगे, कैश लेजर से पेमेंट होगी। सिमिलरली इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इनकी पेमेंट भी खाली कैश लेजर से होगी। क्रेडिट लेजर खाली सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी पे करना है नॉर्मल एसएससी को, अदर देन कंपोजिशन को, उसकी पेमेंट होगी क्रेडिट लेजर से, और क्रेडिट लेजर से कोई सी पेमेंट ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब वो जरूरी मेरी रिटर्न की ही पेमेंट हो सकता है अदर देन रिटर्न मेरे को कोई डिमांड रेज कर दे डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर, उसकी में भी अगर मेरे को कोई आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर कोई डिमांड रेज करी है, उसकी पेमेंट भी मैं क्रेडिट लेजर से कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। पहले इसमें सेक्शन 49(5) था कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो पहले सेक्शन कहता था कि सबसे आईजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यहाँ पे ये तीनों आईटीसी हैं और ये आउटपुट है जो टैक्स पे करना है। तो सेक्शन कहता था कि आईजीएसटी की इनपुट को आप आईजीएसटी के लिए यूज करो, उसके पास बैलेंस, उसके बाद अगर बैलेंस बच गया तो पहले सीजीएसटी, फिर उसके बाद एसजीएसटी। और अगर सीजीएसटी का इनपुट है तो उसको पहले आप सीजीएसटी के लिए यूज करो, फिर बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी। सीजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली एसजीएसटी का जो इनपुट है उसको पहले एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, उसके बाद आईजीएसटी, उसको सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है काफी। एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में बैलेंस यूज नहीं हो सकता, और दूसरा ये जो तीनों आईटीसी हैं, सीजीएसटी का हो, एसजीएसटी का, आईजीएसटी को, ये तीनों एक साथ यूज हो सकते हैं। मतलब मेरे को पहले जरूरी नहीं कि मैं पहले आईजीएसटी को पहले जीरो करूँ, नहीं, पहले मैं आईजीएसटी को आईजीएसटी के लिए यूज कर सकता हूँ, साथ में मैं सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए भी कर सकता हूँ, और एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए भी कर सकता हूँ। मतलब इन तीनों में आपस में कोई ऑर्डर नहीं देखना, आप पहले जिसका इनपुट चाहो उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दो सेक्शन ली आई थी, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे थे, सेक्शन 49A और सेक्शन 49B। ये सेक्शन 49 को ओवरराइड करते हैं। सेक्शन 49A कैपिटल ए कहता है कि सबसे पहले आईजीएसटी का बैलेंस यूज करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी प्रॉब्लम आती है आईजीएसटी के बैलेंस को स्टेट्स गवर्नमेंट्स में लोकेट करने में। तो गवर्नमेंट ने कह दिया आप आईजीएसटी के इनपुट को पहले जीरो कर दो। तो सबसे पहले आईजीएसटी का बैलेंस जहां तक हो सके उसको यूज करना कंपलसरी है, उसके बिना आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे नहीं जा सकते। फिर 49B कहता है कि आईजीएसटी के बैलेंस को किस ऑर्डर में यूज करना है, ये अलग से रूल्स में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो उसके लिए रूल 8080, ये रूल कहता है कि पहले तो आईजीएसटी को यूज करेंगे आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। तो हमारा ऑर्डर क्या, हमारा मेथड क्या बना कि सबसे पहले आईजीएसटी यूज होगा आईजीएसटी के लिए, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, मतलब 2 and 3, चाहे सीजीएसटी के लिए कर लो, चाहे एसजीएसटी के लिए कर लो, चाहे 50-50 दोनों के लिए कर लो। फिर जब आईजीएसटी एक बार जीरो हो गया, उसके बाद सीजीएसटी पे आएंगे, फिर सीजीएसटी को यूज करेंगे पहले सीजीएसटी के लिए, उसके बाद कुछ बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, फिर उसके बाद एसजीएसटी के ऊपर आएंगे, एसजीएसटी में कुछ बच तो पहले एसजीएसटी के लिए, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। तो हमें ये चीज, दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, और दूसरा पहले आईजीएसटी का इनपुट यूज होगा, उसके बाद सीजीएसटी पे जाएंगे, उसके बाद एसजीएसटी पे जाएंगे। ये पहले की तरह नहीं है कि तीनों का इनपुट एक साथ यूज हो रहा है। तो इस मेथड से कई बार काफी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि सीजीएसटी में इनपुट खड़ा रह जाता है और एसजीएसटी की डिमांड आ जाती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मार्च मंथ की मेरी जीएसटी की टोटल लायबिलिटी है 1,80,000 रुपीज, उसमें आईजीएसटी की लायबिलिटी है 1,00,000 रुपीज, सीजीएसटी 40,000 और एसजीएसटी 40,000, टोटल लायबिलिटी 1,80,000। और मेरा जो इनपुट क्रेडिट है आईजीएसटी का 1,40,000 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का 20,000 है। तो वैसे तो मेरी टोटल डिमांड भी 180 की है, टोटल इनपुट भी 180 का है, तो ये दोनों आपस में ऑफसेट हो जाना चाहिए, मेरे को कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी चाहिए। पर इसका जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं इनको 2 and 3। तो इसके कारण हमारे पास दो ऑप्शन हो गए क्रिएट। तो पहला ऑप्शन जो हमें पोर्टल पे हम जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें ऑप्शन दिखाता है वो दिखाएगा, सबसे पहले हमें आईजीएसटी के इनपुट को यूज करना है 1,40,000 को, तो उसको पहले मैं आईजीएसटी के लिए यूज करूंगा 1,00,000 रुपीज, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। तो पोर्टल दिखाएगा बाय डिफॉल्ट कि पहले सीजीएसटी के लिए यूज करो। तो मैंने 40,000 का मेरा इनपुट बच गया था 140 में से, तो 40,000 की सीजीएसटी की लायबिलिटी थी, मैंने वो यूज कर ली यहाँ पे पूरी। फिर एसजीएसटी के लिए मेरे कोई बैलेंस नहीं बचा। अब मैं सीजीएसटी के इनपुट पे आया, सीजीएसटी में 20,000 का इनपुट है, पर मेरी ना आईजीएसटी की लायबिलिटी है ना सीजीएसटी की लायबिलिटी है, तो मैं इस 20,000 को यूज ही नहीं करूंगा। फिर अब मैं एसजीएसटी पे आया, एसजीएसटी पे मेरा 20,000 का इनपुट है, मैंने उसको एसजीएसटी की 40,000 की लायबिलिटी के अगेंस्ट 20,000 अप्लाई कर दिए। तो नटशेल में क्या हुआ, मेरा सीजीएसटी का तो एक्सेस बैलेंस रह गया 20,000 का, और एसजीएसटी में
मेरे को पेमेंट, मेरी पेमेंट आ गई एसजीएसटी की 20,000 की, मतलब सीजीएसटी में एक्सेस आईटीसी रह गया और बैलेंस मेरा 20,000 एसजीएसटी में पेबल रह गया। तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ पोर्टल में जो आ रहा है मेरा जरूरी नहीं कि मैं उसी को यूज करूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और प्रूडेंस कंसेप्ट पे दूसरा मेथड सही रहेगा कि मैं जो पहले तो ठीक है आईजीएसटी के 1,40,000 में से 1,00,000 आईजीएसटी की डिमांड के लिए यूज कर लूंगा, फिर जो 40,000 बच गए मेरे आईजीएसटी में से उसको मैं 20,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकता हूँ। अब मेरा सीजीएसटी का 20,000 का इनपुट था, उसको मैं सीजीएसटी के बैलेंस 20,000 लाइबिलिटी के लिए यूज कर लूंगा। सिमिलरली एसजीएसटी के 20,000 इनपुट को एसजीएसटी की बैलेंस लाइबिलिटी के लिए यूज कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे ना तो किसी हेड में बैलेंस इनपुट बचा, ना मेरी किसी हेड में कोई लाइबिलिटी पेमेंट पेबल आ रही है। तो ये चीज समझनी काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई जरूरी नहीं जो पोर्टल पे हमें पेमेंट दिखा रहा है वो पोर्टल का मेथड सही हो, पेमेंट का मेथड सही हो। हम इसमें रूल 49 में 49 भी आने के बाद हम किसी भी तरीके से हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन 49 बताता है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी की। अगर आप कोई टैक्स पेमेंट कर रहे हो, कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो किस ऑर्डर में होगा। सबसे पहले जो मेरा सेल्फ असेस्ड टैक्स या अदर ड्यूज है, कोई इंटरेस्ट है या पेनल्टी है, एज पर प्रीवियस रिटर्न, अगर मैं मार्च की रिटर्न भर रहा हूँ तो फेब या फेब से पहले की कोई सी भी रिटर्न का कुछ भी मेरा बैलेंस बचता है तो पहले मेरे को वो उसके अमाउंट की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मेरे को मार्च की रिटर्न की पेमेंट करनी होगी। फेब, जब मैंने फेब और उससे पहले की कर दी उसके बाद मेरे को मार्च की रिटर्न के ऊपर आना पड़ेगा और मार्च में जो भी मैंने सेल्फ असेस्ड टैक्स या इंटरेस्ट डाला उसकी पेमेंट करनी होगी। जब मेरी खुद की असेस्ड टैक्स की पेमेंट हो जाएगी उसके बाद मैं किसी और अमाउंट के ऊपर जाऊंगा। ऑफिस एंड डिमांड, कोई डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड रेज करी या कोई भी डिमांड हो वो उसके बाद में बात आएगी। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कि जहां भी हम कोई टैक्स के अमाउंट कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, रेसिपिएंट से, तो एवरी पर्सन इज डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन फुल इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू द रेसिपिएंट। ये माना जाएगा जीएसटी में कि आपने सारे टैक्स के इंसिडेंस रेसिपिएंट के ऊपर, बर्डन सारा उसके ऊपर पास ऑन कर दिया, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें एक सेट प्रिंसिपल है कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, आप कस्टमर से कलेक्ट करके दे रहे हो। फिर नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें जो हमारा आईटीसी है उसको ब्लॉक कर सकती है गवर्नमेंट, इसके लिए रूल 86A है। इसके लिए कोई जीएसटी लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं की, खाली एक एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, खाली एक रूल नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जैसे हमने एक रूल 36(4) पढ़ा था कि जहाँ पे आईटी वो 2A से ब्लॉकिंग, 2A से कंपैरिजन मैचिंग कंपलसरी कर दी, वैसे ही एक और टूल है फेक इनवॉइसिंग, और जो आजकल काफी हो रहा है कि फेक इनवॉइसिंग या जीएसटी की पेमेंट नहीं हो रही उसको रोकने के लिए ये टूल एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबव, वो आपके पोर्टल को ब्लॉक कर सकता है, आपके पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक करने का मतलब आप उसमें से कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं कर सकते। सपोज मेरे क्रेडिट लेजर में 1 करोड़ रुपए खड़े हैं और अगर उसको लग रहा है कि 20 लाख रुपीज गलत है तो 20 लाख रुपीज को वो ब्लॉक कर देगा, फिर आप खाली 80 लाख रुपीज यूज कर पाओगे। 20 लाख रुपीज जो उसने ब्लॉक कर दिया उनको आप यूज नहीं कर सकते अपनी रिटर्न की या कोई सी भी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए। तो ये किस केस में होगा, अगर उसके पास रीजंस टू बिलीव है कि जो आपने आईटीसी लिए वो फ्रॉड से लिए या फिर इनएलिजिबल है। तो इसके लिए 5 केसेस हैं। पहला कि जो भी इनवॉइस, डेबिट नोट या कोई जो भी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आईटीसी ले रहे हैं हम, वो किसी ऐसे सप्लायर ने, किसी ऐसे वेंडर ने इशू किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो जो उसने जीएसटी में अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बताया वहां से काम ही नहीं करता। मतलब अगर आपका सप्लायर गलत है, आपका सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गवर्नमेंट मान के चलती है कि आपने जो उसका इनपुट लिया है वो इनपुट भी गलत है, उस इनवॉइस की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, अगर आपने इनपुट ले लिया पर गुड्स या सर्विस आपको नहीं मिले, मतलब इसको फेक इनवॉइसिंग है कि खाली बिल की मूवमेंट हुई है, आपने क्रेडिट पास ऑन करने के लिए खाली एक बिल ले लिया जीएसटी का और कोई टैक्स की और कोई गुड्स या सर्विस आपने नहीं ली। तीसरा, जो इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगाया था सप्लायर ने वो उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। फोर्थ, जो रेसिपिएंट मतलब आप जो इनपुट ले रहे हो, जो रेसिपिएंट इनपुट ले रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर जो उसने अपना एड्रेस दिखाया बिजनेस का उस एड्रेस रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। और लास्ट, रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के पास इनवॉइस या कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है टू अवेल आईटीसी। तो ये पांचों, ये गवर्नमेंट ने टूल तो ले लिया लेकिन ये पांचों ऐसे केस हैं जो एक जेन्युइन पर्सन के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार हो सकता है कि मैंने जिससे परचेज करी है उसने आगे सामने वाली पार्टी ने टैक्स की पेमेंट नहीं की। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हर बार फेक इनवॉइसिंग ही होगी या फ्रॉड ही होगा। कई बार हो सकता है कि रेसिपिएंट की कोई जेन्युइन मिस्टेक, रेसिपिएंट को कोई जेन्युइन मतलब उसकी हार्डशिप हो,
तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने लेकिन ऑफिसर के ऊपर पावर दे दी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबाउ, अगर उनको लगता है तो वो बिना कोई नोटिस इशू करे, बिना कोई शोकॉज नोटिस दिए आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये काफी ड्रैकोनियन प्रोविजन है, क्योंकि काफी ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास चली गई है, डिपार्टमेंट के पास इससे चली गई है, और ये कितना वैलिड है कितना नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे आगे। और ये जो भी ब्लॉक होगा जीएसटी का, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक होगा, ये 1 साल के लिए ब्लॉक होगा, 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन अगर ऑफिसर को लगता है कि जो सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट चलते उसने पहले ब्लॉक किया था वो सर्कमस्टेंसेस अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वो पहले इसको अनब्लॉक कर सकता है, मतलब क्रेडिट को आपको यूज करना अलाउ कर सकता है। फिर एक और जो काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले हमने देखा सेक्शन 49 कि टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, उसमें तीनों लेजर्स की बात कर ली। अब सेक्शन 50 कि अगर टैक्स की पेमेंट डिले हो रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे देना है। ये अगेन एक और कंट्रोवर्शियल इशू है जीएसटी में। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप कहीं पे भी टैक्स की पेमेंट लेट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले, और इंटरेस्ट की रेट है एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 18%। तो मैक्सिमम रेट लॉ में 18% प्रिस्क्राइब करी गई थी, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू 18% की रेट ही नोटिफाई कर दी। तो मतलब अगर आपको कहीं टैक्स की पेमेंट में डिले हो रहा है तो आपको 18% इंटरेस्ट भी पे करना है, और एसएससी के ऊपर ही बर्डन है, ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरेस्ट उसको ऑटोमेटिकली पे करना है। जैसे लेट फीस होती है 100 रुपीज़ या 25 रुपीज़ पर डे की, उसकी तो कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट हमें निकाल के दे देता है, अगली रिटर्न भरते टाइम हमें डिपार्टमेंट निकाल के देता है, पर इंटरेस्ट की पेमेंट डिपार्टमेंट नहीं निकाल के दे रहा, वो एसएससी के ऊपर खुद के ऊपर ओनस है कि वो खुद कैलकुलेट करके रिटर्न के साथ अपना इंटरेस्ट पे करे। अब इसमें काफी बड़ा इशू है कि ये ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर देना है या नेट लायबिलिटी के ऊपर देना है। तो इसमें कोर्ट ऑफ लॉ जो जजमेंट दिया है वो तो एसएससी के फेवर में आए ज्यादातर जजमेंट्स, कि नेट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जो इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी, 80,000 रुपीज का मैंने इनपुट लिया था, वो 20,000 रुपीज मेरे को कैश में पे करनी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करो, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया है, हाई कोर्ट्स वगैरह के भी जजमेंट आ गए कि ये 80,000 वो 20,000 रुपीज जो कैश पोर्शन है उसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो आईटीसी आपका इनहेरेंट राइट है, आपको जो जीएसटी पे करना है वो नेट बैलेंस ही माना जाएगा। पर लॉ की वर्डिंग इस तरीके से है कि आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपीज की रहेगी जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो जो ऊपर हमने देखा, जब तक लायबिलिटी लेजर में अमाउंट डेबिट नहीं हो जाती तब तक वो माना जाएगा कि आपकी लायबिलिटी सारी अनपेड है, 1 लाख रुपीज की सारी लायबिलिटी आपकी अनपेड है, उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा एक प्रोवाइजो डाल के एक रिलीफ देने की कोशिश करी है, लेकिन इस प्रोवाइजो को भी अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया। ये लास्ट ईयर ही आ गया था प्रोवाइजो, पर अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ। इसमें कह दिया कि अगर आपकी रिटर्न की कोई लायबिलिटी है, देर इज डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न, मतलब आप रिटर्न लेट भर रहे हो, रिटर्न का टैक्स पे करने में डिले हो रहा है, और कौन सी रिटर्न, ऑल द रिटर्न्स एक्सेप्ट दोज जो अब 73 या 74, ये दो सेक्शन हमारे डिमांड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, रिकवरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले ही आपने अपने आप कोई सी रिटर्न भर दी और उस रिटर्न में आप टैक्स लेट पे कर रहे हो, तो उस केस में इंटरेस्ट आपका नेट पोर्शन पे लगेगा, मतलब खाली उसी पोर्शन पे लगेगा जो आप कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हो, जो आप क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर रहे हो उसके ऊपर नहीं लगेगा। पर अगेन इसमें दो कंडीशन एक कंडीशन और लगा दी है, उसी रिटर्न के ऊपर लगेगा जो आप अपने आप पे कर रहे हो विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स अंडर 73 74। तो इस इससे वापस क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट 50 सबसेक्शन 1 में कहना चाह रही है कि ग्रॉस के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो, पर ये प्रोवाइजो के केस में गवर्नमेंट ने कह दिया आप नेट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, पर प्रोवाइजो को भी अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया। फिर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 कहता है कि 24% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर 4210 और 4310। ये दोनों सेक्शन जीएसटीआर 2 से रिलेटेड है, ये सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं किए गए, तो इसका इंटरेस्ट भी मेरे हिसाब से अभी तक 24% इंटरेस्ट की कहीं पर डिमांड नहीं आनी चाहिए। पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, जहां पे लॉ कह रहा है 51 का इंटरेस्ट वो 18% है, जहां कह रहा है 53 सबसेक्शन 3 का इंटरेस्ट वो 24% है। नेक्स्ट है सेक्शन 51 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे हमारे इनकम टैक्स में होता है, हमने कोई सेल करी, कोई सर्विस दी, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, मैंने किसी की ऑडिट करी, 1 लाख रुपए का बिल दिया, तो वो 1 लाख रुपए के बिल में से 10,000 रुपीज़ की टीडीएस काट लेता है और मेरे को 90,000 रुपीज़ की पेमेंट करता है। तो 10,000 रुपीज़ का टीडीएस का बेनिफिट मेरे को मिलता है जब मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूँ। उस टाइम या तो मेरे को टैक्स जो पे करना है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा या फिर मेरे को रिफंड मिल जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट जीएसटी में है। जब आप किसी को कोई सप्लाई करते हो, चाहे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो, तो उस टाइम पे आपने 10 लाख रुपए प्लस 1,80,000 का उसको इन्वॉइस दे दिया, 11,80,000 का,
उसमें से वो 10 लाख रुपीज के ऊपर 2% टीडीएस काट लेगा, तो आपको 9,80,000 रुपीज बेसिक प्लस 1,80,000 रुपीज का जीएसटी की पेमेंट करेगा। और जो 20,000 रुपीज का उसने टीडीएस काटा, इस टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल करते टाइम, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते टाइम नहीं। ये जीएसटी का टीडीएस है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जीएसटी के रिटर्न फाइल करते टाइम, और ये अमाउंट आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसमें किस पर्सन को टीडीएस काटना है, मतलब आप किसको सप्लाई करोगे जो वो टीडीएस काटेगा। ये सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली गवर्नमेंट एंटिटी या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया है। दूसरा कोई लोकल अथॉरिटी, तीसरा गवर्नमेंट एजेंसी, और फोर्थ है नोटिफाइड पर्सन। इसमें 3 लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। कोई अथॉरिटी जिसकी 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, कोई सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर इन 6 लोगों से आप कोई बिजनेस करते हो, इनसे 6 को या इन 6 पर्सन को आप कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, तो वो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। इसमें 2 एक्सेप्शन दे दी। पहले एक्सेप्शन आई थी कि अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू के लिए कोई काम कराती है, तो उस केस में जीएसटी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की होगी। फिर इसको इस एग्जाम्पशन को गवर्नमेंट ने एनलार्ज कर दिया, इसका स्कोप बढ़ा दिया, और गवर्नमेंट ने कह दिया इन सभी लोगों में से, इन 6 लोगों में से कोई भी 2 आदमी आपस में काम करेंगे तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि ये दो सारी गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट आदमी अदर देन दोज आदमी इनसे के साथ कोई बिजनेस करता है और इनको कुछ सप्लाई करता है, तो फिर ये उसका टीडीएस डेफिनेटली काटेंगे। और टीडीएस के रेट लॉ में प्रिस्क्राइब कर दी 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। लेकिन इसमें हर ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी 2.5 लाख रुपीज। और ये 2.5 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, और ये बेसिक अमाउंट है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जितने के आप इनवॉइस दे रहे हो, अगर उसमें बेसिक अमाउंट 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो फिर उस केस में टीडीएस कटेगा। सपोज मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट आया मेरा 4 लाख का, उसमें मैंने 2 इनवॉइस दिए 2-2 लाख के, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा 4 लाख का 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसके केस में जीएसटी कट जाएगा। पर प्रैक्टिकली काफी जगह ये हो रहा है, जो गवर्नमेंट एंटिटीज है वो 2.5 लाख से कम के इनवॉइस के ऊपर भी टीडीएस काट रही है आजकल। अब एक इसमें एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी गवर्नमेंट को, और वो कॉन्ट्रैक्ट है 4 लाख रुपए का। तो मैं फरीदाबाद में हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी फरीदाबाद में गवर्नमेंट को रेंट पे दे दी, या किसी पीएसयू को रेंट पे दे दी मैंने कोई प्रॉपर्टी, तो फिर वो 4 लाख रुपए के ऊपर वो मैं तो लगाऊंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, हरियाणा का एसजीएसटी। अब जो पीएसयू जिसको मैंने रेंट पे दी, उसका फरीदाबाद में कोई ऑफिस नहीं है, उसका हरियाणा में कोई जीएसटी नंबर नहीं है, उसका जो जीएसटी नंबर है उसने जीएसटी नंबर ले रखा है दिल्ली में, तो उसके लिए लोकेशन ऑफ रेसिडेंट क्या हो गया, दिल्ली। अब मैं कौन सा टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन सा, हरियाणा, लेकिन वो बैठा है दिल्ली में। तो दिल्ली में बैठा हुआ सेसी हरियाणा जीएसटी में टीडीएस जमा नहीं करा सकता। तो ऐसे केसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दे दी कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, लेकिन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दूसरी स्टेट में है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। इसको एक बार केस लॉ केसेस के थ्रू समझ लेते हैं। या सपोज तीनों ही पार्टी, मैं भी फरीदाबाद में हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई भी फरीदाबाद में है, और जो गवर्नमेंट एंटिटी पीएसयू है वो भी फरीदाबाद में लोकेटेड है या हरियाणा में लोकेटेड है, तीनों सेम स्टेट में है, तो फिर मैं जो अपने इनवॉइस इशू करूंगा उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा, और जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो भी हरियाणा का एसजीएसटी काट सकती है, तो वो टीडीएस भी सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1-1% काट लेगी। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मैं फरीदाबाद में बैठा हूँ, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल नहीं है, मैंने कोई गुड्स गवर्नमेंट एंटिटी को पीएसयू को सप्लाई करे, तो मैं फरीदाबाद में हूँ लेकिन वो पीएसयू दिल्ली में है, तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा इनवॉइस पे, और वो आईजीएसटी में टीडीएस भी काट सकती है गवर्नमेंट एंटिटी मेरा, वो चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन तीसरा केस, मैं फरीदाबाद में हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई भी फरीदाबाद में है, लेकिन वो बाहर बैठा है दूसरी स्टेट में, तो फिर वो मैंने तो स्टेट ए का एसजीएसटी लगा दिया, पर वो स्टेट बी में टीडीएस काटेगा, वो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं सप्लायर को, तो इस केस में गवर्नमेंट ने इसको टीडीएस से बाहर कर दिया। क्योंकि जो एसजीएसटी होगा, मैं तो बिल के ऊपर स्टेट ए का एसजीएसटी लगाऊंगा और वो स्टेट बी में बैठा है, तो वो स्टेट ए का टीडीएस नहीं काट सकता। अब टीडीएस में कुछ अलग वो बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। जो टीडीएस की अमाउंट है वो मंथली बेसिस पे हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है 10 डेज के अंदर अंदर ही, जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जमा कराएंगे जीएसटी 7 रिटर्न के साथ, 10 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगी। अगर लेट होता है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, पहले लॉ में था कि गवर्नमेंट एंटिटी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा विद इन 5 डेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। अगर वो
लेट करती है तो डिले होता है तो 100 रुपीज पर डे की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम अप टू रुपीज 5000। तो इस केस में गवर्नमेंट के ऊपर ही लेट फीस लगने लग रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिलीफ दे दिया। अब टीडीएस क्या होता है, जो टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, ये गवर्नमेंट हमें कोई सप्लायर वो रेसिपिएंट इशू नहीं करता टीडीएस सर्टिफिकेट। ये जब जो सप्लायर है जिसका टीडीएस कट रहा है, वो अपने पोर्टल पे जाके खुद ही डाउनलोड कर सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, करंट ईयर की एकदम रिसेंट अमेंडमेंट है। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में ही आई थी अमेंडमेंट। पर ये प्रैक्टिकली हो यही रहा था कि वो हमें टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देते, टीडीएस सर्टिफिकेट हमें खुद ही जाके साइट से डाउनलोड करना होता है। तो रूल्स में चेंज पहले ही आ गया था, पर लॉ को अमेंड अभी किया है। नेक्स्ट जो डिडक्टी है जिसका टीडीएस कट रहा है, वो अपने कैश लेजर में इसका क्रेडिट ले लेगा, जब वो अपने रिटर्न भर रहा होगा उस टाइम पे क्रेडिट ले लेगा, या रिफंड भी ले सकता है अगर उसका एक्सेस बैलेंस है तो। ये हम रिफंड के चैप्टर में देखेंगे। अगर डिले जमा कराने में वो जो डिडक्टर है गवर्नमेंट एंटिटी वो डिले कर रही है तो इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर उसने सपोज ज़्यादा टीडीएस काट लिया तो उसके केस में रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए हमें सेक्शन 54 के प्रोविजंस देखने होंगे। लेकिन अगर चाहे उसने मेरा 2 की जगह 4% टीडीएस काट लिया या 2.5 लाख से कम के ऊपर टीडीएस काट लिया और वो टीडीएस डिडक्टी के कैश लेजर में एक बार आ गया, फिर उसका रिफंड नहीं मिलेगा। फिर वो आप कैश लेजर के थ्रू आप उसको यूज करो, फिर उसको वो डिडक्टर को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। टीडीएस की तरह एक और प्रोविजन है सेक्शन 52 टीसीएस की बात करता है। इसके लिए हमें एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है किसे, कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को फॉर ई कॉमर्स। तो जैसे मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं उसको भी ई कॉमर्स बोल सकता हूँ क्योंकि वो मैं उसको ओन करता हूँ। या फ्लिपकार्ट हो गया, वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। तो टीसीएस की लायबिलिटी किसकी है? एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको सबको टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। किसके ऊपर? ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट, जो उस ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही है उसके ऊपर, बाय अदर सप्लायर्स। मतलब सपोज टाइटन है, टाइटन की खुद की वेबसाइट है, टाइटन अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा है, उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। सिमिलरली फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की खुद की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट उस पर अपने खुद के गुड्स को सेल कर रहा है, टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने गुड्स को सेल कर रहा हूँ तो उस केस में टीसीएस लगेगा। मतलब टीसीएस तभी काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तभी लगाएगा अगर अदर सप्लायर कोई और पर्सन उसके थ्रू सेल कर रहा है। और नेक्स्ट कंडीशन है जो कंसिडरेशन है उसकी उसकी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है। मतलब मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहा हूँ और उसकी जो पेमेंट है फ्लिपकार्ट के पास आ रही है, फिर फ्लिपकार्ट मेरे को पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में टीसीएस कटेगा। अगर वो पेमेंट डायरेक्ट मेरे पास आ जाती है तब तो फ्लिपकार्ट के पास कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। इसमें दो चीज हमें देख लेते हैं, एक तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, अगर 1 लाख वो 1000 रुपए की भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। और दूसरा जो नेट वैल्यू है, इस वैल्यू में से हमें हमने जो ग्रॉस सेल की उसमें से दो चीजें माइनस करनी है। एक तो जो सेल्स रिटर्न आ रही है वो लेस हो जाएगी, और दूसरा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की ट्रांजेक्शन, मतलब जो 3 ट्रांजेक्शन ओयोरूम, अर्बन क्लैब और ये ओला उबेर, ये 3 ट्रांजेक्शन जिस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है, इनको ट्रांजेक्शन को आप हटा दो। इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है उसके ऊपर उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। अब टीसीएस की रेट लॉ ने सेक्शन 52 ने बोली है कि मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब कर दी, नॉट एक्सीडिंग 2%, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने निकाल दिया 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी, मतलब इस रेट को आधा कर दिया, 2 की जगह 1% कर दिया। इसमें एक चीज याद रखना, टीडीएस में 2% की रेट लॉ में प्रिस्क्राइब थी, इसमें लॉ ने कह दिया कि मैक्सिमम 2% बट रेट एज में बी नोटिफाइड, और नोटिफाई करिए 1% की। टीडीएस में कुछ अलग से नोटिफाई नहीं किया हुआ, उसमें लॉ ने कह दिया 2% कटेगा। अब ये भी टीडीएस की तरह इसको भी दो वो 10 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट कराना है विद जीएसटी या रेट में रिटर्न। इसकी मंथली रिटर्न जाएगी और इसमें एक एनुअल रिटर्न भी जाएगी। रिटर्न कौन सी होती है हम लास्ट रिटर्न के चैप्टर में कवर कर चुके, पर बाकी सारे रिटर्न के बारे में सेक्शन 39 और सेक्शन 44 में बताया गया है। पर ये जो टीसीएस की रिटर्न है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिटर्न है, इसके रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 52 में है, पर रूल्स रिटर्न के चैप्टर में ही है, पर जो प्रोविजन है वो सेक्शन 52 में दे रखे हैं। इनमें वो सितंबर तक का टाइम लिमिट है रेक्टिफाई करने का। और जो सप्लायर होगा, मैंने जो फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया, मैं जो टीसीएस कटा मैं उसको अपने कैश लेजर में क्लेम करूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, इसमें जो मैंने सेल की मेरी जीएसटीआर 1 फ्लिपकार्ट की जीएसटीआर रेट से मैच होगी, और अगर उसमें कुछ भी मिसमैच होता है तो अगर उसको ठीक नहीं किया जाता तो मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी में, अगर उसमें जो भी डिमांड होगी वो मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। गवर्नमेंट मान के चलेगी फ्लिपकार्ट की रिटर्न सही है और मेरी रिटर्न गलत है, तो मेरी उसमें आउटवर्ड लायबिलिटी में डिमांड ऐड कर देगी। उसके अलावा कोई ऑफिसर भी वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाउंड कर सकता है कि उसके थ्रू क्या क्या सप्लाई हुई है, और
कोई कई बार क्या होता है कि मैं फ्लिपकार्ट के गोडाउन में अपना स्टॉक वो स्टोर करा देता हूँ, तो वो स्टॉक की डिटेल भी मांग सकता है कि आपके यहाँ किस किस ने कितना स्टॉक रखवाया है, वो भी डिटेल दो। तो वो डिटेल देनी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिटेल देनी कंपलसरी है विद इन 15 डेज, नहीं तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ की तो पेनल्टी इस सेक्शन में लगेगी, और सेक्शन 122 में अलग से पेनल्टी भी लग सकती है। और टीडीएस की तरह टीसीएस सर्टिफिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना तो कोई सप्लायर, ना तो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर इशू करता है, ना ये साइट से डाउनलोड होते हैं। अब ये दो छोटे छोटे सेक्शन है, ये एक बार देख लेते हैं। ये एसएससी से रिलेटेड नहीं है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन है। जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो अगर हमारे गुड्स जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का हमारा जो टैक्स का पैसा है वो भी दूसरे स्टेट में चला गया। सपोज फरीदाबाद से दिल्ली मैंने सेल करी, तो उसका टैक्स भी दिल्ली चला गया, तो आईजीएसटी लगेगा, वो आईजीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, और दिल्ली गवर्नमेंट उसका जो दिल्ली का कस्टमर है उसको इनपुट भी दे देगी। तो उसी से रिलेटेड सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 कहता है कि अगर सीजीएसटी के इनपुट को आप यूज करते हो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट सीजीएसटी के अकाउंट से आईजीएसटी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। क्योंकि अगर मैंने आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए सीजीएसटी को यूज कर लिया तो ऑब्वियसली फिर आईजीएसटी में अमाउंट कम पे होगा, तो उसको मीट अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सीजीएसटी में से उतना अमाउंट आईजीएसटी में ट्रांसफर कर देगी। और सेम सेक्शन 18 है आईजीएसटी एक्ट का, वो कहता है अगर आईजीएसटी के इनपुट को आप यूज करते हो सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए या यूटीजीएसटी के लिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में उतना अमाउंट आईजीएसटी से ट्रांसफर करके सीजीएसटी में या फिर अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। और ये जो कैश लेजर में ट्रांसफर का अभी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि आप कैश लेजर में मेजर या माइनर कोड में कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसी से रिलेटेड सेक्शन 53 ये है। ये सेक्शन कहता, और सेम सेक्शन 17 है आईजीएसटी एक्ट में। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई सीजीएसटी के बैलेंस को एसजीएसटी में ट्रांसफर किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल अमाउंट सीजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका वो एसजीएसटी में कैश में टैक्स कम पे होगा, उसकी कलेक्शन कम होगी, तो गवर्नमेंट सीजीएसटी में जो कलेक्शन हुई है उसमें से एसजीएसटी में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। सेम सेक्शन 17 है आईजीएसटी एक्ट में लिखा है, वो कहता है अगर आईजीएसटी से आपने एसजीएसटी में ट्रांसफर किया तो उतना अमाउंट गवर्नमेंट आईजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर कर देगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर भी फिनिश होता है। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।